आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 6 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। इसराइल ने गजा की ऊंची इमारतें तोड़ी, लोगों को सामान निकालने का वक्त भी नहीं मिला। इसराइली हमलों से कम्युनिकेशन नेटवर्क पर खतरा, इंटरनेट ठप। गजा में बच्चों का कत्लेआम, 23 महीनों में 20,000 से ज्यादा बच्चे शहीद। ब्रिस्टल में एल्बिट सिस्टम्स का हथियार कारखाना बंद, फलस्तीनी एक्टिविस्ट की बड़ी जीत। ईरान ने एनपीटी से बाहर निकलने का फैसला अभी नहीं किया फाइनल। और 88 ममालिक ने ट्रंप के टैरिफ्स पर यूएस के लिए पोस्टल सर्विसेज रोकी। इन हेडलाइंस के अलावा भी कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये रहा स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला और शुरुआत गजा से। बड़ी अहम खबरें हैं और कई खबरें हैं। इसराइल ने गजा सिटी की एक और ऊंची इमारत आज जमींदोज कर दी। इमारत पर हमले से पहले इसराइली फौज ने ज़बरदस्ती निकासी का हुक्म जारी किया और लोगों को इतना वक्त भी नहीं दिया, इतनी मोहलत भी नहीं दी कि वो अपने घरों से अपना सामान ले जा सकें। तस्वीरें देख रहे हैं, देखते रहिए। ताज़ा हमला सौसी टावर पर हुआ। ये एक 15 मंजिला इमारत थी जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी फैमिलीज़ रहती थीं। ये इमारत यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स के सामने ताल अल हवा इलाके में मौजूद थी, जहां यूनिवर्सिटी और एजुकेशन सेंटर भी हैं। गजा सिटी की सबसे ऊंची और पहचान मानी जाने वाली इमारतों में इसका नाम शुमार था। इस कॉम्प्लेक्स में 3 टावर थे, यानी 3 हाई राइज बिल्डिंग्स। इनमें से एक को 2024 में तबाह किया जा चुका था और अब बाकी दोनों को भी मलबे में बदल दिया गया। ये वो इमारतें थीं जो दर्जनों बेघर फ़लस्तीनी फैमिलीज़ का भी सहारा बनी हुई थीं। इस वीडियो को शूट करने वाले, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को शूट करने वाले लोगों में से एक नौजवान विक्ट्री का साइन भी दिखाता है, जो सीधे इसराइल के लिए भी एक पैगाम है कि तुम अपनी फ़ौज के दम पर इमारतें तो तोड़ सकते हो, लेकिन गजा के लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते, जो इतनी बर्बाद कर दी गई ज़मीन के अब भी मालिक हैं। इसराइल का दावा है कि सौसी टावर का इस्तेमाल हमास इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और फौजी हरकतों पर नज़र रखने के लिए कर रहा था, इसलिए हमने गिरा दिया। साथ ही इसराइल ने यह भी कहा कि इमारत के आसपास धमाका खेज हथियार लगाए गए थे ताकि उसकी फौज को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन इन दावों के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। ठीक वैसे ही जैसे एक दिन पहले मुश्तहा टावर को निशाना बनाने के बाद भी कोई सबूत नहीं दिया गया था। गजा सिटी में इसराइल की ये नई स्ट्रेटजी अब ऊंची रिहायशी इमारतों को सीधा निशाना बनाने की है, जिससे इसमें रहने वाले हज़ारों और लोग अब बेघर और दरबदर हो रहे हैं। इसराइल हर फ़लस्तीनी के सिर से छत छीनने की मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। गजा मीडिया ऑफिस ने इसराइली फ़ौज के उन हमलों की सख्त मजम्मत की है जिनमें गजा सिटी की 51,544 इमारतों, फ्लैट्स और रिहायशी टावर्स को निशाना बनाया गया। मोर देन 51,000। बयान में साफ कहा गया कि इसराइल झूठ बोलकर अपनी बर्बरियत को जायज़ ठहराना चाहता है। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन टावर्स में मिलिट्री एक्टिविटीज़ या हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो सरासर झूठ है, ये कहा गया बयान में गवाहों और मकानों में रहने वालों के हवाले से कहा गया कि ये टावर्स सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस के लिए खुले थे या हैं। इनके अंदर किसी किस्म के हथियार, बंकर या रेजिस्टेंस का ठिकाना मौजूद नहीं। हकीकत ये है कि ये तमाम टावर्स पूरी तरह शफाफ और नंगे थे। हर मंजिल सबको साफ नज़र आती थी। यानी गजा की अथॉरिटी कह रही है कि इसराइल के दावे महज बेबुनियाद बहानेबाजियां हैं। असल मकसद गजा के बेकसूर लोगों पर कहर ढाना है। यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर का एक बयान आया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बमबारी की वजह से गजा में जल्द ही कम्युनिकेशन और इंटरनेट नेटवर्क ठप होने का ख़तरा है। रिहायशी टावर्स को निशाना बनाना सीधे तौर पर कम्युनिकेशन सेक्टर पर हमला है, क्योंकि मकामी कंपनियां इन्हीं इमारतों की छत पर अपना अहम टेक्निकल इक्विपमेंट्स यानी मोबाइल के टावर वगैरह लगाती हैं। आज जो इमारत गिराई गई है उसके ऊपर भी मोबाइल टावर लगा हुआ था, अगर आपने सही से तस्वीरें देखी होंगी तो। चंद घंटों के अंदर इसराइल ने 2 बड़े टावर्स तबाह कर दिए और धमकी दी है कि आने वाले दिनों में और टावर्स गिराए जाएंगे। ज़्यादातर पर मोबाइल टावर भी लगे हुए हैं। इन टावर्स पर, इन बिल्डिंग्स पर मोबाइल टावर भी लगे हैं।
टावर का मतलब बिल्डिंग भी होता है, वो समझे। यानी अब इसराइल का निशाना सिर्फ इंसानी जिंदगियां नहीं बल्कि गजा की जिंदगी की नसें यानी कम्युनिकेशन और इंटरनेट को भी काटना है। क्या इसराइल इन टावर्स को, इन बिल्डिंग्स को निशाना इसलिए भी बना रहा है कि गजा सिटी की कोई भी खबर बाहर दुनिया में ना जा सके? गजा पर इस्राएली हमलों से बच्चों का कत्लेआम हुआ है। आज सुबह से नॉर्थ गजा के शहरों पर इसराइल का हमला जारी रहा। रिहायशी घरों पर बमबारी कम से कम 41 लोगों की जान ले गई। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो मदद लेने की राह में और तलाश में घरों से बाहर निकले थे कि शाम को कुछ मिल जाएगा तो बच्चों का पेट भर जाएगा। इधर सेव द चिल्ड्रन की ताज़ा रिपोर्ट जो बताती है उसे ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, पिछले 23 महीनों में इसराइल की फौज औसतन हर घंटे एक फ़लस्तीनी बच्चे को मार रही है। अक्टूबर 2023 से अब तक 20,000 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं, यानी गजा की बच्चों की आबादी का करीब 2% हिस्सा शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इनमें 1009 बच्चे 1 साल से भी छोटे थे और उनमें से 450 ऐसे थे जो इसी जंग के दौरान पैदा हुए और जंग के दौरान ही मार दिए गए। सेव द चिल्ड्रन के रीजनल डायरेक्टर अहमद अल हंदावी ने कहा कि ये आंकड़ा दुनिया के लिए शर्म का सबब है। बच्चों के घरों, खेल के मैदानों, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले, भूख को हथियार बनाकर मार डालना, ये सब सोची समझी पॉलिसी है। सबसे बुरा ये है कि दुनिया आंखें मूंद कर देख रही है और कुछ नहीं कर रही। यानी गजा में जंग का सबसे बड़ा शिकार वो बच्चे हैं जिनकी जिंदगी तोप, टैंक और भूख की साजिश में कुचली जा रही है। आज लंदन के रसेल स्क्वायर में फ़लस्तीन के हक में एक नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। हज़ारों लोगों ने एक आवाज़ में मांग की कि ब्रिटेन की हुकूमत इसराइल को हथियार देना फ़ौरन बंद करे। मुजाहिरीन ने गजा शहर पर जारी हमलों की सख्त मुखालफत की और इसराइली जुल्म के ख़िलाफ़ नारे बुलंद किए। हम इस मुजाहरे का सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं, वीडियो नहीं दिखा सकते, मजबूरी है क्योंकि दूसरे चैनल का है। भीड़ ने साफ कहा, अब जेनोसाइड नहीं चलेगा। खबर है कि इनमें से कई प्रोटेस्टर्स को लंदन पुलिस उठा कर ले गई, हिरासत में डाल दिया। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में मौजूद एल्बिट सिस्टम्स का हथियार कारखाना बंद हो गया है। कई साल तक फ़लस्तीनी एक्शन के लगातार प्रोटेस्ट के बाद ये काम आखिरकार हो गया। गार्डियन अखबार के मुताबिक ये इसराइल के सबसे बड़े हथियार मैन्युफैक्चरर के खिलाफ फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट की बड़ी जीत मानी जा रही है। खबर ईरान से, जहां की पार्लियामेंट के एक सीनियर मेंबर अली रज़ा सलीमी ने साफ किया है कि मुल्क का नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी से निकलने का प्लान अभी फाइनल नहीं हुआ है। सैटरडे को तस्नीम न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में सलीमी ने बताया कि पार्लियामेंट में स्नैपबैक मैकेनिज्म जो है E3 वाला, उस मैकेनिज्म के हवाले से ईरान के कदमों पर बहस जारी है पार्लियामेंट में ईरान की। उन्होंने कहा कि इतवार को पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी इस मसले पर रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट में ईरान के एनपीटी से निकलने का ऑप्शन भी शामिल होगा, फैसला नहीं। लेकिन अभी इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बताते रहूँ। देखते हैं ईरान क्या करता है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के जवाब में 28 मुल्कों ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड कर दी हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने आज हफ्ते के रोज़ कहा कि अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ्स लगाए जाने के बाद से पोस्टल ट्रैफिक 80% से ज़्यादा गिर गया है। इसलिए दुनिया के 88 पोस्टल ऑपरेटर्स ने अपनी सर्विसेज या तो पूरी तरह से या कुछ हद तक बंद कर दी हैं। दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने जुलाई के आखिर में यह ऐलान किया था कि 29 अगस्त से छोटे पैकेजेस पर टैक्स एग्जम्पशन ख़त्म कर दी जाएगी। कुछ खबरें और हेडलाइंस यहाँ से। दैनिक भास्कर को इसका क्रेडिट। ट्रंप के मिनिस्टर की टैरिफ हटाने के लिए 3 शर्तें। भारत से कहा है कि हम टैरिफ हटा देंगे, बस 3 शर्तें हैं कि भारत ब्रिक्स छोड़ दे, रूस से तेल खरीदना बंद कर दे और अमेरिका का सपोर्ट करे। भारी भरकम शर्त है, एक भी शर्त हल्की नहीं है। अमेरिका के ये उद्योग मंत्री हैं, इनका नाम है हावर्ड लुटनिक। इन्होंने ये कहा है बातचीत में, एक टीवी इंटरव्यू में,
कि भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने के लिए 3 शर्तें हैं। मतलब पूरा 50 नहीं हटाएंगे, 50 में से 25 कम कर देंगे जो रूस से तेल खरीदने की वजह से लगा है। शर्तें वही हैं, ब्रिक्स छोड़ो, रूस को छोड़ो, अमेरिका के साथ आ जाओ। आज ट्रंप ने मोदी से कहा भी आप तो दोस्त रहेंगे, मोदी भी बड़े सहमत हुए। लेकिन ये क्या दोस्ती है जिसमें 50% टैरिफ की मार मारने के बाद दोस्त बताया जा रहा है? ऐसे कोई दोस्त करता है क्या? भारत में इस वक्त बारिश का कहर है हर जगह, पहाड़ हो या मैदान हो या रेगिस्तान हो। राजस्थान में हाईवे बह गया बताया जा रहा है हेडलाइन में। उदयपुर में कॉलोनियां डूब गईं। भोपाल में बड़ा तालाब ओवरफ्लो हो गया। बड़वानी में भूस्खलन हुआ यानी ज़मीन धंस गई। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ है। तो हर जगह बाढ़ बारिश से बड़ी तबाही है और सबसे बुरा हाल हमारे पंजाब सूबे का है। उत्तराखंड और हिमाचल हरियाणा इससे अछूते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में भी लोगों को परेशानी हो रही है। कमाल की बात है, इस बार एनसीआर में ऐसी बारिश हुई जो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। पिछले 1 महीने से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन बारिश ना हुई हो, और हर दिन लगभग एक वक्त में तो तेज़ बारिश ज़रूर हुई है। ऐसे लग रहा है कि दिल्ली नहीं चेरापूंजी में रह रहे हैं। खैर, पंजाब की बाढ़ से रिलेटेड एक अच्छी खबर ये है कि फिल्म स्टार सलमान खान ने मदद के थोड़े से हाथ आगे बढ़ाए हैं। मदद के लिए सलमान खान आ गया है। एक्टर के एनजीओ जो बीइंग ह्यूमन है, आई थिंक उसी से इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 5 नावें यानी 5 बोट्स भेजी हैं, और कुछ गांवों को भी सलमान खान गोद लेंगे जिनकी मदद करेंगे वापस बसाने वगैरह में। तो इसमें से बताया गया है कि 2 फिरोजपुर बॉर्डर पे नावें भेजी गई हैं, बाकी 3 नावें पूरे स्टेट में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी पंजाब में वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगाई जाएंगी। 44 लाख टैक्स बचाने में ब्रिटिश की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी चली गई। हमारे यहाँ तो करोड़ों करोड़ों के इल्ज़ाम लग जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। खैर, घर खरीदने में कम टैक्स दिया था। लेबर सरकार में वो पद छोड़ने वाली 8वीं मंत्री बन गई हैं, 8वीं मिनिस्टर। थाईलैंड के साबिक प्राइम मिनिस्टर थाकसिन शिनवात्रा मुल्क छोड़कर भाग गए। वो पहले भी भागे थे, लगता है उन्होंने जब वीमेट देखी थी। इलाज के बहाने दुबई गए। कोर्ट 9 सितंबर को सज़ा सुनाने वाली थी, उनकी सज़ा का ऐलान होने वाला था। उससे पहले भाई साहब मन्नू हो गए तो दुबई चले गए। सिंगापुर में बताया, खुद लिखा है एक्सपर्ट, सिंगापुर में पायलट बोला नहीं उतर पाएगा हम आपका प्लेन, चार्टर्ड प्लेन से थे, तो बोले चलो दुबई घुमा लो, तो दुबई चले गए। इनकी बेटी भी प्राइम मिनिस्टर थी। 20 साल तक इनके पूरा जो है पार्टी का प्राइम मिनिस्टरशिप चलती रही। बेटी अभी 2025 में ही हटी, उनकी भी अलग कहानी। कंबोडिया से जब अभी थाईलैंड की तू मैं हुई, गोली चली और थाईलैंड के लोग मारे गए, तब फ़ोन पे प्राइम मिनिस्टर बोली कंबोडिया वाले से अंकल। बस उनकी बातचीत लीक हो गई कि अंकल कह रही उन लोगों को, दुश्मन को हटा दी गई कुर्सी से। खैर, बिहार से एक खबर है इंडिया के। यहाँ पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा सिपाही, मम्मी मम्मी बोलकर रोती रही महिला एसआई, महिला सब इंस्पेक्टर। अवैध शराब पकड़ने गए थे दोनों, लेकिन बदमाशी का बोलबाला। हमने तो जंगल राज पता नहीं कब सुना था, ये क्या है? अतुल्य अमरोत्सव चल रहा है, अतुल्य भारत है, क्राइम कहाँ है? महिला भी है, ये किसी की माँ बेटी नहीं है। कमाल की बात है भाई। क्राइम के लिए आपका नो टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस, ये क्या है? शराब कब से बना हो? शराब के लिए ही पीटे जा रहे हैं पुलिस वाले। लानत है ऐसे शराब वालों पर, कहाँ से हिम्मत आ गई उनमें। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।